A very good morning everyone. Welcome to our daily session of the current affair analysis जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से important articles कवर करते हैं. So moving on to the first news article of the day which is related to the Industrial Dispute Act में जो industries की definition है. तो बेसिकली क्या है, द न्यू कोड वॉइड्स 1978 डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सेज द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस एक जो है वर्डिक्ट आया है विद रिलेशन टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. इसको समझने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी. बैकग्राउंड समझने के लिए दो तीन चीज़ें हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉज थे. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स and the employees, what will constitute the definition of an employee, किसको employer बोलेंगे, किसको employee बोलेंगे, right? What is definition of industry, right? And to discuss the relationship between them, employer and employee, and what are the different safeguards which are available to employees. तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसकी आपके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लेबर, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉस है. सो देयर वर वेरियस इंडस्ट्रियल लॉस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये डिस्कस करना हो कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उस डिस्प्यूट को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए सेपरेट लॉ था दैट वाज नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. अगर डिसाइड करना है कि किसको कितनी सैलरी, कितने वेजेस देंगे, राइट, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, वेजेस, और सैलरी और वेजेस कब देने हैं, लाइक मंथ के स्टार्टिंग में देने हैं, मंथ के एंड में देने हैं, क्या क्या उसके ऊपर अलाउंसेस मिल सकते हैं, वो सब चीज़ें डील करने के लिए इंडिया में सेपरेट लॉ था जिसको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलते थे. अब मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ दोनों को क्या है, मेन और जो विमेन हैं उनको क्या है सिमिलर सैलरीज मिले, राइट. तो उसके लिए क्या था, पेमेंट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था, राइट. अब जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी तो आपको क्या है, कंपनी की तरफ से कुछ ग्रेच्युटी मिलेगा, तो उसके लिए क्या था, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. तो ऐसे आप समझ रहे हो ना दैट देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ लॉज. हर पर्टिकुलर टॉपिक को डील करने के लिए सेपरेट लॉ था. और इसमें क्या था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, तो हर एक्ट में वेजेस की अपनी डेफिनेशन थी, एम्प्लॉय की अपनी डेफिनेशन थी, इंडस्ट्री की अपनी डेफिनेशन थी. तो कई बार क्या होता था, किसी एक एक्ट की डेफिनेशन दूसरे एक्ट के इन कॉन्ट्रास्ट आ जाती थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे क्या लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते थे. बहुत सारे क्या लीगल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे. क्यों? क्योंकि मल्टीपल लॉज वर एग्जिस्टिंग, एंड वो मल्टीपल लॉज जो एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पे क्या है, समटाइम्स दैट क्रिएटेड लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी शुड रिप्लेस ऑल द इंडस्ट्रियल लॉज. जितने भी इंडस्ट्रियल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्न करने के लिए, उनको क्या है, हम रिप्लेस कर देते हैं 4 कोड्स के साथ, जिसको बोला इंडस्ट्रियल कोड्स, राइट. तो कोडिफाई कर दे इन सबको, क्या है, बहुत सारे लॉज को रिप्लेस कर दे 4 कोड्स के साथ, जिसमें आ गया हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड आ गया एक, देन आ गया कोड ऑन वेजेस. तो ऐसे करके 4 कोड्स बना दिए, जिसकी वजह से क्या, अब ये क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लॉस थे, तो एक तो इससे क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गई.
तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हो गई, क्योंकि मल्टीपल लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, तो अब क्योंकि 4 ही रह गए तो देर इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉमन डेफिनेशंस हैं, वेज की डेफिनेशन क्या होगी, इंडस्ट्रीज़ क्या डेफिनेशन क्या होगी, एम्प्लॉयर किसको बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो डेफिनेशन है, जिसमें पहले क्या थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अब इन कोड जो कोड आपने बना दिया, इसकी वजह से क्या है, यूनिफॉर्मिटी आ गई इन डेफिनेशंस में। इससे क्या हो गया, जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ड्यू टू द डिफरेंट लॉज जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आते थे, ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, वो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, कंपैरेटिवली कम होंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशंस एंड यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। तो ये सब किया गया था बाय द गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो है उसकी जो लीगल मैनेजमेंट के लिए, राइट। अब क्या है, वाई दिस थिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग एवरीथिंग, बिकॉज अब अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस थी, राइट, हमने अभी डिस्कस किया। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी कि इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन किसके अंडर दी हुई थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर दी हुई थी, राइट, कि किस चीज़ को इंडस्ट्री बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर दी हुई थी। एंड इस इंडस्ट्री की डेफिनेशन को क्या है, बाद में बाय अ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, कौन से ईयर में, याद रखना है 1978 में एक जजमेंट आई थी, उसने ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो डेफिनेशन दी थी इसको और ब्रॉड कर दिया, राइट। एंड ब्रॉड करके उन्होंने क्या है, इसके लिए एक ट्रिपल टेस्ट दे दिया कि ट्रिपल टेस्ट पे चेक करो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रिपल टेस्ट पास करेगी वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाएगी, राइट। तो इससे क्या हुआ, 1978 की जजमेंट के बाद इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई और बहुत सारे सेक्टर जो पहले इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे थे वो सब क्या है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करने लग गए, राइट। इससे क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा हो गया ना, वर्कर्स के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर उनके लिए बहुत सारे सेफगार्ड अवेलेबल हैं। अब इंडस्ट्री की जब डेफिनेशन बढ़ जाएगी, तो अगर इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ब्रॉड हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा किसका, इससे बेनिफिट्स होगा वर्कर्स का, क्योंकि अब उनको क्या है, जितने भी सेफगार्ड्स हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर अवेलेबल हैं, क्योंकि अब वो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा, तो वो बेनिफिट उनको भी मिलने लग जाएंगे, राइट। तो इससे क्या है, बहुत सारे जो वर्कर्स थे कवर हो गए। अब क्या है चैलेंज, अब जो बिकॉज जब इनको रिप्लेस किया गया सारे एक्ट्स को कोड के साथ, राइट, तो अब एक नई डेफिनेशन आ गई। तो जो कोड है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है, राइट। एंड ये जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है वो 1978 की जो जजमेंट है उसके ज़्यादा मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये अब जो है वर्डिक्ट आया है फाइनली सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये बोला है कि अब जो ये न्यू कोड आए हैं, राइट, उनको क्या है, आप उनको बर्डन मत करो इस चीज़ के साथ कि वो भी जो 1978 की जजमेंट है उसी के हिसाब से इंडस्ट्री को डिफाइन करे। दे आर सेइंग कि अभी क्या है, टाइम्स आर चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, सो जो कोड आए हैं उनको क्या है, आप बर्डन मत करो इस चीज़ के साथ कि वो पुराने जजमेंट्स के साथ ही चले। वो क्या है, क्लीन स्टेट एज अ दे कैन स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट, और क्या है, इंडस्ट्री को जो डेफिनेशन है जो एक्ट जो कोड में दी गई है उसके अकॉर्डिंग दे कैन वर्क ऑन, राइट। सो थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हैं, अभी सारी बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दी है। सो बेसिकली क्या है, इन अ वर्डिक्ट इन विच जजेस वेरिंगली डिफर, तो सारे जजेस देखो फेवर में नहीं थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे, और बट मेजॉरिटी जो है वो क्या आई है, इट इज़ सेइंग दैट interpretation of industry which previously granted workers stronger labor rights and protection will not apply under the new relation code 2026 और 2020। तो 2020 में ये सारे कोड्स आए थे, राइट। तो याद रखना, वो कहते हैं ये जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है जिसमें वास्ट नंबर ऑफ वर्कर्स कवर हो रहे थे और उनको बहुत सारे और उनके राइट्स मिल रहे थे और उनकी वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट में बात करी गई थी, वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन डज नॉट अप्लाई टू द न्यू इंडस्ट्रियल कोड। It is saying that the broad definition given to industry in 1978 by a 7-judge constitutional bench by Justice V.R. Krishna, ये आपने याद रखना, this is super important। तो 1978 की जजमेंट थी,
राइट। अंडर एंड व्हाट वाज द केस था बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा केस। इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठा के इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी थी, राइट। तो ये आपने याद रखना है। देन दिस जजमेंट 1978 की जजमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ ट्रिपल टेस्ट। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है, इट सेड, ट्रिपल टेस्ट में बताया कि इंडस्ट्री किसको बोलोगे। ट्रिपल टेस्ट क्या कहता था, 3 कंडीशंस लगाई, दैट एनी एक्टिविटी विच वॉज सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड। तो इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जहाँ पे कोई एक एक्टिविटी हो रही है जो कि सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन, और वो जो और एक्टिविटी है वह कैसे हो रही है, उसमें कुछ लोग एम्प्लॉयर हैं और कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, और वो मिलके क्या है, कोऑपरेटिवली काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो इसमें कुछ या तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। वो सब क्या है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएंगे। तो क्या बोलेंगे इंडस्ट्री की डेफिनेशन, सिंपल, कि जहाँ पे क्या है कोई सिस्टमैटिक वे से काम हो रहा है, कोई सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, फर्स्ट थिंग। देन क्या है, उसको वहाँ पे करने वाले कोई एम्प्लॉयर्स हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वो मिलके इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। और ये जो एक्टिविटी हो रही है, दिस इज़ लीडिंग टू व्हाट, दिस इज़ लीडिंग टू, या तो कोई गुड्स बन रहे हैं वहाँ पे या कोई सर्विसेज हो रही हैं, या तो कोई सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसी कोई भी सिस्टम जहाँ पे क्या है सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम हो रहा है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ मिलके क्या है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे, राइट। अब इसकी इतनी, ये देखो कितनी सिंपल और कितनी ब्रॉड ये हो गई है। तो इसमें क्या है, देखो इवन हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसपैलिटीज़, ये सब भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ गए। क्योंकि अब देखो अगर हॉस्पिटल की बात करो तो वहाँ भी क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ ना कुछ काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। सर्विसेज क्या है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्या आपको सर्विसेज मिल रही हैं, अलग अलग सर्जरीज हो रही हैं, वहाँ पे क्या मेडिसिन मिल रहा है, राइट, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो क्या सिस्टमेटिक तरीके से एक्टिविटी हो रही है। कौन सी एक्टिविटी है, आपको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं। और वहाँ पे एम्प्लॉयर्स क्या हैं, एम्प्लॉयर कौन है, जिसका हॉस्पिटल है, और एम्प्लॉयज़ कौन है, डॉक्टर्स वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। तो ट्रिपल टेस्ट में ये बोल दिया कि ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन होगी। लेकिन अब जो ये नया वर्डिक्ट आया वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की डेफिनेशन दी है इंडस्ट्रीज़ की 1978 के एक्ट में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नया एक्ट है उसमें भी फॉलो करने की ज़रूरत है। नया एक्ट क्या है, वो अपने ज़रूरी नहीं है वो इसके इंटरप्रिटेशन पे ही चले, वो क्लीन स्टेट से भी क्या है स्टार्ट हो सकता है, राइट। So I hope this is clear. So यहाँ से रीड करते हैं. So the major bench said that the IRC, the Industrial Relation Code, does not be burdened by the interpretation of 1978 judgment of Section G 2J of the 1947 Act. This means that interpretation of the term industry under the Industrial Relation Code would be done on a clean sheet. I hope this is clear. But अब एक चीज़ और उन्होंने बोली है that what was the Supreme Court saying about the pending industrial disputes. So they are saying कि ऐसे सारे cases जो 2020 के कोड्स आने से पहले के हैं, उन सारे केसेस में क्या है सुप्रीम को जो उन सारे केसेस में क्या है जो कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं वो दे विल गो बाय द प्रीवियस डेफिनेशन जो 1978 के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो 2020 कोड आने के बाद के केसेस है, राइट, तो इसके बाद जो केसेस आए हैं उनके लिए क्या है, उनको फ्री स्पेस है कि उनको ये डेफिनेशन के ऊपर क्या है रुकने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कोड ओनली, राइट. सो दिस इज़ आई थिंक क्लियर. So let us move on to the next news article which is related to the रिसेंट जो सदर्न जोन की जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है. तो हमने कल भी डिस्कस किया था दैट अमित शाह कॉल्स फॉर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ साउथ इंडियाज़ पेंडिंग वाटर डिस्प्यूट्स. तो कल हमने पढ़ा था सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग है एंड सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को कौन हेड कर रहा था, अमित शाह जी कर रहे थे. अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई, राइट. उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा जी आप अपने वाटर डिस्प्यूट्स जो है ख़त्म करो. ये भी याद रखना कहाँ पे हुई थी, मामलापुरम नियर चेन्नई में ये हुई थी, राइट.
एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके जितने भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कावेरी का वाटर डिस्प्यूट है, राइट, इसको क्या है टाइमली आप फिनिश करने की बात करो, टाइमली इसको सॉल्व करो। यहाँ पे उन्होंने रिवर इंटरलिंकिंग की भी बात करी, राइट। एंड देन यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट्स को क्या है स्विफ्टली प्रॉब्स कंडक्ट करने चाहिए वो सारे केसेस के में जहाँ पे क्या है विमेन और जो चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस हुए हैं, पॉक्सो के एक्ट अगर कोई ऑफेंसेस हुए हैं उसके लिए भी क्या है स्टेट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना के उन सब चीज़ों को क्या है जल्दी क्लियर करने की ज़रूरत है, राइट। सो जितने भी वहाँ के रीजनल इश्यूज थे उनके ऊपर बात करी गई है अंडर दिस जो मीटिंग हुई है सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, राइट। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ जोनल काउंसिल्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ जोनल काउंसिल। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, कल भी डिस्कस किया था। तो सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी, यहाँ हम समझते हैं व्हाट आर जोनल काउंसिल्स, राइट। तो जोनल काउंसिल्स क्या है, तो बेसिकली क्या है इंडिया में कितने जोनल काउंसिल हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है। 5 जोनल काउंसिल है, कौन कौन से, नदरन जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल की भी मीटिंग थी। देन ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, और 5th वाली है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ये जो 4 है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारी बनी है अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ फॉर्म्ड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 1957 लेट मी क्लियर इट। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 के अंडर बनी है कितनी, 4। तो ये जो चारों हैं ये बनी है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये बनी है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर। मतलब जो जोनल काउंसिल हैं ये किस टाइप की बॉडीज़ हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं क्योंकि इनका अपना स्टैट्यूट है। कौन सा इनका स्टैट्यूट कौन सा है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957, राइट। लेकिन एक सेपरेट बाद में बनाई गई नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल अलग से, तो ये इसका अलग से एक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट, राइट। ये इसके अंडर बनी है। सो दिस इज़ ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन इनका इन चारों का एक्ट अलग है और इसका एक्ट अलग है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन एक तो याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है अब जोनल काउंसिल्स की कॉम्पोजिशन, कि इसमें क्या है कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन, अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले इसको हेड कौन करेगा, तो हेड याद रखना, याद कौन करेगा, यूनियन होम मिनिस्टर। तो तभी अमित शाह जी इसको क्या हेड करने गए थे। तो जो भी हमारा सेंटर लेवल पे होम मिनिस्टर होगा वो सारी जोनल काउंसिल को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट कोई भी हो, सबको हेड कौन करेगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा, राइट। देन इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो जिस भी जोन की है, जैसे नॉर्थ की है तो उस जो जो इसके स्टेट्स, कुछ स्टेट्स इसके मेंबर होंगे, कुछ साउथ के मेंबर होंगे, कुछ ईस्ट के वेस्ट के। तो जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के क्या सीएम, जो जितनी भी स्टेट्स हैं सब स्टेट के सीएम्स। अगर कोई यूटीज़ आ रही हैं उसके अंडर तो उन यूटीज़ के क्या, अगर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो, अगर उस यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो जो भी एग्जिस्ट कर रहा है यूटी का हेड वो पार्टिसिपेट करेगा। देन तीसरा, हर स्टेट से 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट। अब कौन से मिनिस्टर्स भेजने ये स्टेट खुद डिसाइड कर लेगी। तो इतने सारे जो लोग हैं आएंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और जो उनके रीजन की प्रॉब्लम्स हैं, रीजन के इश्यूज़ हैं उसको क्या डिस्कस करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने की बात करेंगे। सो ये सारा काम कहाँ होता है, जोनल काउंसिल की मीटिंग्स के अंडर होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ जोनल काउंसिल एंड व्हाट इज़ इट्स कॉम्पोजिशन और ये किस टाइप की बॉडी है। तो इस अभी क्या है सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग न्यूज़ में थी, दैट इज़ वाई वी डिस्कस दिस एवरीथिंग। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू द कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर के बारे में। इट इज़ सेइंग दैट कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 5.4 इन जुलाई एज अ फर्टिलाइजर, सेकेंड स्टील, आयरन ओर, ऑयल, फोर्थ ऑयल आउटपुट्स फॉल। तो ये 4 सेक्टर्स ने क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इनके आउटपुट क्या है डाउनफॉल देखने को मिला है, तो इसकी वजह से क्या पूरा का पूरा कोर इंडस्ट्री का सेक्टर की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो गई है और ये 5.4 हो गई है एज़ पर जुलाई। तो
अगर जून से कंपेयर करें तो जून में 6% थी, अभी और रिड्यूस होकर कितनी रह गई है 5.4। अगर आप इसको ग्राफ को अच्छे से देखो तो आयरन की क्या है, जून में 44.5 थी, अभी अप्रॉक्सीमेटली 29.5 हो गई, तो बहुत सारा ड्रॉप आ गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर्स देखो आप, वहाँ पे -3.3 थी, अभी क्या है 8% से और फॉल आ गया, राइट। तो ऐसे क्या है इन सारे सेक्टर्स में, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी क्या है फॉल देखने को मिला है। तो ये सारा क्या है फॉल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कोर इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर ओवरऑल भी क्या है डिक्रीज शो कर रहा है। सो ये जो डेटा है इंडेक्स ऑन कोर इंडस्ट्रीज़, आपने याद रखना है इसको कौन रिलीज़ करता है। दिस इज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसको रिलीज़ करती है। और ये जो डिक्लाइन आया है इसमें मैक्सिमम जो आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में है। अब फर्टिलाइज़र सेक्टर इतना कम क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस साल क्या है डेफिशिएंट और पैची मानसून से, जिसकी वजह से क्या है सोइंग भी उस हिसाब से कम हुई है और फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन भी उस हिसाब से कम हुआ होगा। तो ओवरऑल क्या है हमारा ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसके ग्रोथ में क्या है डाउनफॉल है। दैट इज़ वाई दिस थिंग इन न्यूज़। Okay, moving on to the next news article. Okay, so call grows for the BCI chairperson's ouster as 200 advocates protest outside Mishra's office in Delhi. तो बेसिकली क्या है प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो BCI का चेयरपर्सन है, BCI क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि इसके चेयरपर्सन को निकाल दो, राइट। और 200 से ज़्यादा एडवोकेट्स उसके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो नाम याद रखना, BCI का चेयरपर्सन कौन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है, मनन कुमार मिश्रा, ये आपने नाम याद रखना, राइट। बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो क्या है आपको BCI के चेयरपर्सन का नाम तो पता होना चाहिए, राइट। अभी क्या है बहुत सारे इश्यूज़ के कारण उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन मेजर जो इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, एक तो वो BCI में जो रिफॉर्म्स नहीं हो रही उसके रिलेटेड, और जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है नालसर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसकी वजह से क्या देर सेइंग कि आपने अप्रोप्रिएट तरीके से BCI के चेयरपर्सन ने इस कंट्रोवर्सी को हैंडल नहीं किया, एंड उसकी वजह से क्या है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है बाय द एडवोकेट्स आउटसाइड हिज ऑफिस। तो बेसिकली नालसर यूनिवर्सिटी इंसिडेंट क्या था, तो ये नालसर यूनिवर्सिटी पहले तो याद रखना ये कहाँ पे है, दिस इज़ इन हैदराबाद। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, तो बेसिकली इस जो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी का क्या है वो थी, क्या उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि प्रोटेस्ट किया दैट नॉट टू लाइक स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि दे डोंट वांट हिम एट द कॉन्वोकेशन। क्यों, क्योंकि दे वर रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स भी क्या अब यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे सेड कि आपने यूथ को क्या कॉकरोच बोला है, सो वी डोंट वांट एनी सच पर्सन जो हमें कॉकरोच बोल रहा है वो हमें आके डिग्रीज दे, है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ने लॉ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक BCI का सर्कुलर जो है रिलीज़ किया गया 13 अगस्त को, और उस सर्कुलर में क्या बोला गया, उस सर्कुलर में बोला गया कि जो स्टेट की बार काउंसिल्स हैं वो किसी भी ऐसे ग्रेजुएट को एज अ एडवोकेट इनरोल नहीं करेंगी जो कौन सी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, नालसर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। तो इस सर्कुलर को बाद में चाहे विड्रॉ भी कर लिया गया, बट दे सेड कि ये बहुत ही मतलब गलत तरीके का जो सर्कुलर है इशू किया गया है बाय द BCI चेयरपर्सन, एंड ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से क्या है उनके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद में उन्होंने अपोलोजाइज भी लाइक ही वॉज अपोलोजेटिक ऑल्सो, राइट, बट दे इट इज़ सेड दैट ही ऑट टू हैव ऑलरेडी रिज़ाइन, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, एंड देयर सेइंग कि उनकी अपोलॉजी भी क्या है लेट आई है। सो दिस वॉज द होल नालसर इंसिडेंट। तो ये भी आपने याद रखना है, थोड़ा सा समटाइम्स पूछ सकते हैं। एंड BCI के चेयरपर्सन का नाम रखना है, याद रखना है मनन कुमार शर्मा। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, moving on to the next news, which is from the environment. So mining project, High Court asked petitioner to move tiger कॉन्जर्वेशन बॉडी, राइट। तो बेसिकली क्या है हाई कोर्ट में एक पिटिशन था, एक हेयरिंग हो रही थी एक मैटर पे, जहाँ पे एक माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है उसके लिए क्या है वो अंडर जो है
क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से क्या है, जो उसके पास में जो है टाइगर रिजर्व का एरिया है वो उसके पास पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है टाइगर की मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट अलाउ किया जाए। तो दैट इज़ वाई क्या है, अभी हाई कोर्ट ने बोला कि आपको क्या है इस माइनिंग प्रोजेक्ट की क्लियरेंस के लिए क्या है पहले टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से समझते हैं कि व्हाट इज़ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, उसका नाम है NTCA। व्हाट इज़ NTCA? NTA इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका काम है इंश्योर करना कि देश में टाइगर कंजर्वेशन अच्छे से हो रहा है, राइट। और ये जो NTCA है यही मैनेज करती है जितने भी इंडिया में क्या है टाइगर रिजर्व्स हैं, उनकी सारी मैनेजमेंट किसके पास है, NTCA के पास है। अच्छा, NTCA किस एक्ट के अंडर बनी है, तो याद रखना ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंडर बनी है, राइट। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये क्या है, तो अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाना जिसमें क्या है टाइगर्स की कंजर्वेशन पे कुछ इफेक्ट आ सकता है, तो यू नीड प्रायर परमिशन ऑफ, तो किसकी परमिशन चाहिए आपको, NTCA की। इसीलिए क्या है हाई कोर्ट बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि टाइगर मूवमेंट के ऊपर कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप माइनिंग प्रोजेक्ट लगाने से पहले क्या है NTCA से परमिशन लेके आओ, राइट। अच्छा, कमेंट सेक्शन में डू टेल मी हु हेड्स NTCA का चेयरपर्सन कौन है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अनदर न्यूज़ इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व ऑल्सो। सो ये उड़ीसा का एक टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो पहले आपने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में है, राइट। तो इसमें क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, सो ओडिशा फॉर्म्स पैनल टू एग्जामिन रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम द सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली क्या है, कुछ विलेजेस का एरिया सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंडर जो है फॉल कर रहा था, एंड ओडिशा गवर्नमेंट उन विलेजेस को क्या है रीलोकेट कर रही है दूसरी जगह पे, जिसका क्या है ऑपोजिशन भी वहाँ से देखने को मिल रही है, बिकॉज दे आर सेइंग कि हम इतने सालों से क्या है पीसफुली को एग्जिस्ट ही कर रहे हैं टाइगर्स के साथ, हमें क्या है फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा है हमारे इंसेस्ट्रल विलेजेस से। तो इस सारे इशू के ऊपर क्या है इस इशू को एड्रेस करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या है एक सेपरेट पैनल बनाने की बात करी है, दैट दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमेटी जो एग्जामिन करेगी ये सारा जो रीलोकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है, और स्पेशली इसमें आपने याद रखना है सतकोशिया टाइगर रिजर्व की लोकेशन जो कि कहाँ पे है, ओडिशा में। और एक और चीज़ याद रखनी है सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में, कि चाहे ये टाइगर रिजर्व है पर यहाँ पे अभी कितने टाइगर हैं, 0 टाइगर्स हैं, राइट। और ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, बिकॉज अगर 2007 में देखें तो यहाँ पे 12 टाइगर्स थे, 2022 आते आते यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 टाइगर रह गया। अब 12 से 1 ही कैसे रह गया, ये दिस इज़ समथिंग, ये जो जिसके ऊपर अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और अभी कोई क्लैरिटी नहीं है दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये पॉपुलेशन क्यों ख़त्म हो रही है। एंड एज ऑफ 2026 यहाँ पे 0 टाइगर है, अभी टाइगर रिजर्व है लेकिन टाइगर तो कोई है नहीं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। ओके, ये भी छोटी सी एक न्यूज़ है जो आपने याद रखनी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक पैनल बिठा दिया है टू इंक्वायर इनटू द नीट प्रोटेस्ट वायलेंस। तो जितना भी ये नीट के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ जनता पार्टी, जो दिल्ली में आपने प्रोटेस्ट देखा, राइट, उसके में क्या है हमने देखा था कि बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, सेइंग कि पुलिस ने क्या है बहुत ही वायलेंटली क्या है जो है प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया, राइट। तो बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं अराउंड द प्रोटेस्ट, राइट। तो उस चीज़ को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम लोग पैनल बिठाएंगे, तो अब उसकी इंक्वायरी के लिए एक पैनल बन गया। तो आपने याद रखना है हु इज़ हेडिंग दिस पैनल। तो याद रखना दिस इज़ गोइंग टू बी हेडेड बाय फॉर्मर टॉप कोर्ट जस्टिस R. Subhash Reddy. So the panel is going to be headed by R. Subhash Reddy,
दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दिस विद अदर जजेस पैनल में कौन कौन आ जाएगा? जस्टिस रविशंकर झा जो कि चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। ओके, फर्स्ट नेम इज़ रविशंकर झा, देन इज़ जस्टिस शैलेंद्र कौर सेकंड, ऋषि कुमार शुक्ला थर्ड, राइट, जो कि आईबी से हैं, एंड एलआर बिश्नोई जो कि डीजीपी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं मेघालय के। तो 4 लोग ये हैं और प्लस एक चेयरपर्सन है। तो रविशंकर, जस्टिस शैलेंद्र कौर, ऋषि कुमार शुक्ला एंड एलआर बिश्नोई, तो ये सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। आई विल मार्क देयर नेम, हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, रविशंकर, जस्टिस शैलेंद्र कौर, ऋषि कुमार एंड एलआर बिश्नोई, तो ये 4 लोग जो हैं इसको पैनल को हेड करेंगे। और चेयरपर्सन कौन है अभी हमने देख लिया, चेयरपर्सन इज़ आर सुभाष रेड्डी। तो अभी देखते हैं क्या पैनल का जजमेंट आता है, तो याद रखना है आपने। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? तो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 में आया था, इसमें क्या है, कुछ सिटीजनशिप रूल से रिलेटेड क्या है चेंजेस करी गई थी। क्या चेंजेस करी गई थी? इसमें इन्होंने बोला था कि एनी पर्सन, राइट, जो इंडिया एंटर हो गया है, हु हैज़ एंटर इंडिया ऑन और बिफोर, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले या लास्ट इस डेट तक कोई अगर इंडिया में एंटर हो गया है और वो पर्सन, 2 कंडीशन है कि उस पर्सन को सेटिस्फाई करने की, वो पर्सन कहाँ से आया है, या तो वो क्या है किसी भी कंट्री से आया है एक्सेप्ट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री से आया है। और दूसरी बात, और वो इन माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करता है कि वो या तो क्या है सिख है, या तो क्या है वो क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, पारसी है, हिंदू है, तो इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता है, राइट। सो ही बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी एंड वो इन 3 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री से आया है और वो इंडिया में एंटर कर गया बिफोर और ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, क्या है वो पर्सन को क्या है सिटीजनशिप दे दी जाएगी बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन, राइट। वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। और वैसे तो नेचुरलाइजेशन का पीरियड कितना है 11 ईयर्स, बट इस केस में रिड्यूस करके कितना रह गया 6 ईयर्स। तो दिस पर्सन वुड बी गिवन सिटीजनशिप ओनली इन 6 ईयर्स बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। अगर वो पर्सन इतनी तारीख से पहले इंडिया में एंटर हो गया और वो इन 3 कंट्रीज़ को बिलोंग नहीं करता और इन कम्युनिटीज़ में से किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, राइट। सो दिस वॉज द अमेंडमेंट अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024, राइट। अब इसमें क्या है, ये सारा डिसाइड करने के लिए कि कोई कंडीशंस मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये डिसीजन किसने लेना था? ये डिसीजन लेने के लिए क्या है एम्पावर्ड कमेटीज़ बनाई गई थी अंडर द एक्ट, राइट। तो एम्पावर्ड कमेटीज़ ने डिसाइड करना था कि और वेरीफाई करना था सारा कि किसको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं, राइट। अब ये जो एम्पावर्ड कमेटीज़ के पास पावर थी बेसिकली किसको ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में ये ट्रांसफ़र कर दिए उस कलेक्टर्स को, राइट। तो वहाँ के कलेक्टर्स 6 स्टेट्स में ये पावर किसको ट्रांसफ़र कर दिए, एम्पावर्ड ये जो कमेटी इसकी जो डिसीजन है वो उसको कर दिए कलेक्टर को ट्रांसफ़र, राइट। सो कलेक्टर्स एम्पावर्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली अब क्या है एम्पावर्ड कमेटी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर कलेक्टर ही साइन करके बोल देगा कि येस इसका डॉक्यूमेंटेशन सही है और इसको जो है सिटीजनशिप दे सकते हैं तो जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो फाइनली क्या है
ये जो मेथड ऑफ ग्रांटिंग है सिटीजनशिप इज ट्रांसफर टू कलेक्टर्स, तो ये याद रखना है. So that is why this was in news. Okay, moving on to the next news article which is related to India Japan relationship. तो अभी जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे वॉज ऑन अ विजिट टू इंडिया. तो अभी इंडिया एंड जापान साइन मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन. तो बेसिकली क्या है, डिफेंस के फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और पर्टिकुलरली कौन सा डिफेंस का भी कौन सा पार्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. तो एक जो है पैक्ट साइन हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में. सो बेसिकली इंडिया एंड जापान had signed a memorandum of arrangement on maritime security. अब जिससे क्या फ़ायदा होगा कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, कंबाइंड नेवल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आप एक दूसरे की कंट्री में शिप रिपेयर्स कर सकते हो, एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करोगे. और ये जो न्यूली साइंड अरेंजमेंट है, दिस विल व्हाट प्रोवाइड अ framework for closer cooperation between Japan maritime defense forces and Indian Navy, right, इंक्लूडिंग द मैरीटाइम डोमेन अफेयरनेस, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में आप एक दूसरे की हेल्प करोगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ. अगर कोई मैरीटाइम सेक्टर में क्या है डिज़ास्टर होता है तो उसमें भी आप एक दूसरे की हेल्प करोगे. तो ये जो है एक तरीके से स्ट्रेंथन करी गई है डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द बोथ कंट्रीज़. थोड़ा सा याद रखना, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं जिनके आपने नाम याद रखने हैं. सो कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं? सो फर्स्ट इज़ धर्म गार्जियन एंड सेकेंड इज जेमेक्स. एंड अभी क्या वीर गार्जियन प्लान करी जा रही है, राइट. सो ये आपने याद रखना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू द 3 लैंग्वेज फार्मूला. तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है आया है 2020, वो क्या कहती है कि देयर शुड बी स्टूडेंट्स को आपने क्या 3 लैंग्वेजेस सिखानी है. अब 3 लैंग्वेजेस में क्या 2 नेटिव लैंग्वेजेस होंगी और +1 फॉरेन लैंग्वेज. तो 3 लैंग्वेजेस बच्चों को सिखानी है, राइट. तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या अभी बोल रहा है CBSE को, दैट इज़ द 3 लैंग्वेज रूल फॉर क्लास 6. तो बेसिकली क्लास 6 क्या है, बोर्ड की क्लास है. सो दे आर सेइंग कि आप जो है क्लास 6 जो ऑलरेडी वहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बोर्ड क्लास है, तो आप उनको क्लास 6 स्टूडेंट्स को क्या है थोड़ा सा क्या है रिलीफ दे दो बाय from the mandatory 3 language board formula. They are saying कि under the CBSE guidelines students in class 7 to 9 were exempted while the present class 6 batch was slated to face full implementation including a mandatory class 10 board exam in the 3 language formula by 2031. So basically क्या है, क्लास 7 और 9th को तो एग्जाम्प्ट किया. सो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप क्लास 6 में भी क्या रूल्स थोड़े इजी कर दो, राइट. तो आपने ये याद रखना है 3 लैंग्वेज फार्मूला में बेसिकली क्या है, तो 2 नेटिव लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को सीखनी पड़ेंगी और क्या है 1 फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन फॉरेन लैंग्वेज, राइट. सो ये भी आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द जुडिशरी, अ हाई कोर्ट बेंच फॉर लद्दाख अप्रूव. तो बेसिकली है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए क्या है, इनकी जो हाई कोर्ट थी वो कंबाइंड थी, कंबाइंड हाई कोर्ट थी. लेकिन अभी क्या है, अभी भी कंबाइंड ही रहेगी, लेकिन एक सेपरेट बेंच जो है हाई कोर्ट का इस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक सेपरेट बेंच अब लगा दिया जाएगा. कहाँ पे, लद्दाख के इश्यूज़ के लिए. तो एक हाई कोर्ट वही रहेगी बट एक उसका रीजनल बेंच लग जाएगा. कहाँ पे, लद्दाख पे, टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ जस्टिस टू द यूनियन टेरिटरी, राइट. सो दिस इज़ फॉर द सेफ गार्ड एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन को ध्यान में रखते हुए क्या दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन. तो याद रखना ही, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी यूटी में क्या है एक सेपरेट हाई कोर्ट बेंच अप्रूव किया गया. तो याद रखना दिस इज़ फॉर द लद्दाख हाई कोर्ट. Okay, moving on to the next news article which is talking about the ट्रायल बाय फायर.
तो बेसिकली क्या है इसमें, इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं फायर के इन वेस्ट बंगाल एंड ओवरऑल इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे आपको जगह पे मिलेगा कि फायर्स की वजह से बहुत सारे सिटीजन्स की क्या है डेथ हो रही है, राइट। मैनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ। अगर रिसेंटली अगर आपको लखनऊ के वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का याद हो तो वहाँ पे भी क्या है, ड्यू टू द पुअर सेफ्टी मेजर और फायर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए थे, तो वहाँ पे भी क्या थी, फायर ट्रेजेडी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। अभी ये वेस्ट बंगाल में भी क्या हुआ, होटल्स में क्या है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो पुरानी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि इस तरीके से नहीं बनी है कि वो होटल्स के तरीके से उसको यूज़ कर लिया जाए, लेकिन क्या इवेंचुअली उनको रिकन्वर्ट करके आप क्या ओल्ड बिल्डिंग्स को होटल्स बना दिए। लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है और जितना वहाँ वो जितना सहन कर सकते हैं उनके मीटर्स वो तो कम है, लेकिन अब क्योंकि वो होटल्स बन गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एसीज लग गए होंगे, गीज़र्स लग गए होंगे, राइट। वो तो इलेक्ट्रिसिटी लोड बढ़ गया है, लेकिन रिक्वायर्ड जो चेंजेस करनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक सिस्टम में वो करी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है वो इतना सारा लोड हैंडल नहीं कर पाते और क्या इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी कहा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर्स हो रहे हैं। सो बेसिकली ये सारी शो कर रही इश्यूज़ ऑफ नेग्लिजेंस इन इंडिया, इश्यूज़ ऑफ दैट कि फायर कोई सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। सो ऑथर उसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया में क्या फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जब कोई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी और पर्पज़ के लिए बना हुआ था आप उसको रिफर्बिश करके क्या है कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे तो भी क्या है प्रॉपर गाइडलाइंस जो है फायर सेफ्टी के लिए वो सब नहीं फॉलो करी जा रही है। सो दिस इज़ बेसिकली अ कल्चर ऑफ नेग्लिजेंस इन इंडिया जहाँ पे क्या लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू द वन शक्ति वर्डिक्ट। तो ये कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। जुलाई के मंथ में सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था ऑन द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, और उस जो वर्डिक्ट था उसको फेमसली इज नाउ इज नोन एज वन शक्ति वर्डिक्ट। सो इट इज़ द ऑथर इज सेइंग दैट द वन शक्ति वर्डिक्ट इज बैलेंस एंड प्रग्मेटिक मतलब इट इज़ रियल, इट्स नियर टू रियलिटी, सो इट इज़ रियलिस्टिक इन नेचर। सो क्या था ये वन शक्ति वर्डिक्ट और हाउ इट इज़ बैलेंस्ड इन इट्स अप्रोच, इसको देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी 29 जुलाई को वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से क्लियर कर दिया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं विदाउट ऑब्टेनिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या है वो सब इलीगल हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया दैट जजमेंट फर्मली रीइटरेट्स, पहले भी बोला हुआ है लेकिन फिर से उसको क्या है फर्मली ये रीइटरेट किया गया दैट obtaining prior environmental clearance is mandatory legal requirement under the environment impact assessment notification 2006। तो क्या इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है, तो आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया में लगाना है तो आपको क्या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूरी है। प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्रायर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज लीगल। तो इस जजमेंट से ये क्या हुआ, इसका फार रीचिंग इफेक्ट्स हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो कि जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, इवन ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दी और प्रायर जो है environmental clearance obtain ही नहीं किया, right। So they are saying that court has categorically held that the projects which commenced the construction or the operations without obtaining prior environmental clearance and did not apply under the earlier violation mechanism cannot now seek re-regularization under the 2017 notification or the 2021 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो दे आर सेइंग कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और सारा कुछ काम शुरू कर दिया अब वो उठ के पुराने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंडर क्या है अप्लाई नहीं कर सकते हैं रेगुलराइजेशन के लिए। अब इससे देखें तो ऐसे लगता है कि दिस इज़ तो वेरी वेरी ग्रेव फॉर द
इंडस्ट्री, क्योंकि आपने सडनली बोल दिया कि आपका जजमेंट, तो ये जजमेंट तो बेसिकली क्या है, आपको इस सिचुएशन पे ला रहा है कि यू कैन नॉट नाउ सीक द क्लियरेंस बिकॉज पहले आपने लिया नहीं और अब आप ले नहीं सकते, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जिसमें क्या लगता है कि वन साइडेड हो गया। अभी अब जो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले बन चुका है, क्या अब वो क्या सब सारा इलीगल हो जाएगा, या वो जो ऑपरेशनल हो गया उसकी क्या जो है कंडीशन होगी, राइट। उसके ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इज द कोर्ट्स रिकग्निशन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू पोजेस the statutory power under section 3 of the Environment Protection Act 1986. This is very very important. They are saying कि एक साइड पे तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर पहली बात तो जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पहले चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने नहीं लिया तो अब 2021 के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंडर अब आप नहीं ले सकते। ये रास्ता आपके लिए बंद हो गया। लेकिन आपके पास सारे रास्ते बंद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक रास्ता खुला है, और वो कहाँ से आएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इट इज़ सेइंग दैट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर एग्जिस्ट कर रही है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे क्या है, वो एक फ्रेश स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू डील विद द वायलेशन केसेस। मतलब वो उस एक्ट में सेक्शन 3 में के थ्रू क्या है, न्यू स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म ला सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो ये कुछ आपको रिलीफ दे सकते हैं दैट जिस प्रोजेक्ट ने क्या है इन्वायरमेंट क्लियरेंस के जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन करी है, वो कैसे इस चीज़ को एड्रेस करें। सो बेसिकली क्या है, कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डिफरेंस ड्रॉ कर दिया है बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मेमोरेंडम विच कैन नॉट ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर environmental clearance and a statutory notification issued under the powers conferred by the act. So this is very important. So court ने बोला है that administratively आप कोई एक मेमोरेंडम इशू करके ये इस चीज़ को क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दे सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आप क्या है, कोई भी मेमोरेंडम इशू करके ये जो रिक्वायरमेंट है कि दिस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, इसको ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास सोल्यूशन क्या अवेलेबल है कि गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म ला सकती है, और वो स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म कहाँ से आएगा? इन्वायरमेंटल एक्ट के अंडर आएगा। सो इट इज़ सेइंग दैट कि आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस इशू करके अगर किसी प्रोजेक्ट को जिसने क्या है वायलेशन कर दी और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली है, आप उसको क्या है रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट में जाके क्लियरेंस नहीं दे सकते हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो लीगली गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके पास राइट वे क्या है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्या है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, वायलेशन हो गई हैं किसी कारण से, तो वो क्या है उनके लिए आप क्या स्टैट्यूटरी सोल्यूशन प्रोवाइड करो। और ये जो स्टैट्यूटरी सोल्यूशन है, दिस शुड बी व्हाट, अ वन टाइम अप्रोच। सो एक वन टाइम अप्रोच होनी चाहिए, नॉट कि एक रेगुलर मैकेनिज्म। So it is saying that where there is a balancing act. So the court has not directed the central government to introduce a new regularization scheme. कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि आप कोई नई रेगुलराइजेशन स्कीम ले आओ जिससे क्या है बार बार आप क्या है सबको जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको रेगुलराइज कर दो। इंस्टेड इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द गवर्नमेंट इफ़ इट कंसिडर नेसेसरी in the larger public interest can issue a fresh statutory notification providing a one-time opportunity for the specified category of violations. तो बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन इशू करके अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने वायलेशन की है उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि आप कैसे इसके अंडर क्या है अप्लाई करके अपनी जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हो। बट साथ ही साथ कोर्ट ये भी कह रही है दैट ये कोई ऐसा वी शुड नॉट बिकम अ रेगुलर एक्टिविटी कि आप पहले वायलेशन कर लो उसके बाद में स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशंस के थ्रू क्या है क्लियरेंस ले लो। सो दे आर सेइंग दैट दिस इज़ ओनली फॉर द वन टाइम ऑप्शन। सो दिस इज़ फॉर अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी कि जैसे इसको जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए।
सो यहाँ पे दिस गवर्नमेंट जजमेंट इज बेसिकली trying to bring the balance between the environmental governance, and at the same time it is also combining it with the strict enforcement of the laws and also providing some practical solution. So एक तरफ तो क्या है वो इन्वायरमेंट का जो क्लियरेंस है उसकी प्रायर जो परमिशन लेनी है उसको फिर से री इन्फोर्स कर रही है बाई सेइंग दैट इट इज़ मैंडेटरी। देन जो जिन्होंने मिस कर दिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने मिस कर दिया, तो जो है प्रैक्टिकल अप्रोच को दिमाग में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उनको एक वन टाइम सोल्यूशन ऑफर कर रही है। दैट वो कैसे वन टाइम सोल्यूशन ऑफर कर रही है, दैट इट इज़ सजेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप एक स्टेचुटरी नोटिफिकेशन जो है निकाल के आप इनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे दो जिन्होंने वायलेशंस करे हैं, और साथ में ये भी क्लियर कर दो कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ होगा तो कोई फिर आपके पास जो है ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। सो वन शक्ति वर्डिक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ अगेन रिलेटेड टू द विमल इलायची प्रमोशन क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था दैट महाराष्ट्र के फूड ड्रग इंस्पेक्टर ने नोटिस भेजे हैं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को फॉर देयर एंडोर्समेंट ऑफ विमल इलायची। एंड क्यों भेजे? बिकॉज दे आर सेइंग दैट दिस एडवर्टिजमेंट इज अमाउंटिंग टू द सरोगेट एडवर्टीजमेंट। एंड इसमें क्या है, आप सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होती है जिसमें क्या आप इनडायरेक्टली किसी ऐसे प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन कर रहे हो जिसकी अदरवाइज आपको प्रमोशन करना अलाउड नहीं है। सो दे आर सेइंग दैट विमल इलायची के अंडर आप विमल ब्रांड का क्या पान मसाला भी आता है, तो आप क्या ब्रांड को पॉपुलराइज कर रहे हो। इलायची तो आप दिखाने के लिए कर रहे हो कि हाँ इलायची का प्रमोशन है, बेसिकली क्या है इनडायरेक्टली जो है प्रोहिबिटेड पान मसाला का प्रमोशन हो रहा है। सो दैट इज़ वाई इनको शो कॉज नोटिस भेजे गए, राइट। सो यहाँ से आपको सरोगेट प्रमोशंस और सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट डज इट मीन्स। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, ये एक रिसेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखनी है आपने। सो BNP's आलमगीर इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। सो बेसिकली क्या है, बांग्लादेश में अप्रॉक्सीमेटली दिस 30-40 ईयर्स के बाद, लास्ट कब था 1991 के बाद से क्या है कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होके आया था, राइट। सो 35 ईयर्स के बाद क्या फाइनली कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहाँ पे आया। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बांग्लादेश सिंस 1991 एज द ऑफिस हैज़ बीन लार्जली फिल्ड थ्रू द कंसेंसस एंड अनकंटेस्टेड पोस्ट। तो क्या है कंसेंसस के बेसिस पे वो हर बार डिसाइड कर लेते थे कि चलो इसको प्रेसिडेंट बना देते हैं, और वोट्स करते ही नहीं थे, पोलिंग होता ही नहीं था। तो 35 साल बाद फाइनली वहाँ पे क्या है बाय पोलिंग कोई जो है प्रेसिडेंट आया। तो इसको इट्स इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो आए हैं इतने सालों बाद, तो उनका आपने नाम याद रखना है, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। सो नाम याद रखना है। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? रूलिंग पार्टी के ही हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। So these were all the important news article from today's newspaper. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Let's meet tomorrow at the same time. Thank you so much, students. Have a great day.